तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 की फीस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन 50 के 50 प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में बहुत ही अच्छा इसको करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपको जो 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं प्रश्नों के साथ साथ उसका उत्तर भी बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो उसका आंसर आपको बताना है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में बहुत अच्छा इसको करना चाहते हैं। और साथ ही में जितने प्रश्न इस वीडियो में आपको करवाऊंगा सभी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि 5-6 बार 7 बार ऐसे जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं हर साल, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ये होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा और साथ ही में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और जो 50 आपके प्रश्न होने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको आइए हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं हटाता हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर IMP का टिक। ये चीज़ आपको जरूर लगा लेना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग IMP का टिक लगा लेंगे। उसके बाद में फिर इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। कैसे समझेंगे, चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो आपका कूलाम का नियम होता है उसके अनुसार जो आपके दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, जैसे कि मान लीजिए Q1 है और Q2 है, कैसे हैं आपके दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब इनके मध्य में जो कार्यरत बल है, कार्यरत बल जो आपका है वो आपका आवेश, यानी कि आवेश कौन सा है, Q1 है और Q2 है, के गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणन कर देंगे और उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि आपका कार्यरत बल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके मध्य की दूरी की बात करेंगे, तो दूरी आपकी कितनी है, Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, r है ना। तो इसके मध्य की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये चीज यहाँ पर बताया गया था कि आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। फिर आगे आप लोग बताएंगे इसमें क्या लिखा है कि उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसकी जो दूरी कितनी है, r है, तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आपका हो जाएगा सेकेंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को जब हम लोग संयुक्त कर देंगे तो फिर आपका कूलाम का नियम निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग क्या बताएंगे कि समीकरण को संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। अब ये जो आपका अनुक्रमानुपाती, इसका जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। यही आपका कूलाम का नियम होता है और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से समझ लेना है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपको मैंने उत्तर में बताई हैं, सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना है। और यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही कर देना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका है 1/4πε0, इसकी जब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9 × 10⁹, यानी कि कैसे लिख सकते हो आप लोग, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पेज में ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, पेज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, F बराबर क्या लिखा है आपका, F बराबर लिखा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r² लिखा है ना। तो ये तो आप लोग लिख सकते हो। और यदि आप लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि F बराबर 9 × 10⁹ Q1
Q2 अपान में आर स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर आपका 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9 होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से भी लिखो, चाहे आप लोग इस प्रकार से लिखो, सेम चीज़ होती है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर BIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसीलिए इस पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है। ठीक है, अब इसका उत्तर किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आइए समझते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके चित्र को समझ लेना है। यदि आप लोग इसके चित्र को समझ गए ना, तो फिर आपको इस परिभाषा को लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको चित्र पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई एक पृष्ठ बना हुआ है। अब पृष्ठ के मध्य से जो है आपको ये देख पा रहे हैं रेखाएं निकल रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे सूत्र के लिए कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। इस सूत्र को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और साथ ही में चित्र भी बना देना है और सूत्र भी लिख देना है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, कोई भी आपका एक नंबर यहाँ से कटे नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग उत्तर हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यहाँ पर जो अविरल है इसका मतलब होता है लगातार प्रदर्शन करती है, यानी कहने का मतलब ये है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपका वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल कहे या फिर लगातार प्रदर्शन करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले या फिर वैद्युत बल रेखाएं बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके गुण के बारे में देखेंगे कि क्या गुण होते हैं इनके। तो गुण की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज समझना है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपको वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये चीज भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हो कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। और तो इसमें हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे, BBI का टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने इस सीरीज में आपके लिए ये रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को उत्तर में धारिता का
परिभाषा बतानी है, उसके बाद में फिर हम लोग को आरसी की बीमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग उत्तर डालेंगे और हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जो चालक होता है उसमें जो आपका आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी ही हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो जो आपका चालक होता है उसमें दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है आपका वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर बता सकते हैं धारिता C बराबर आपका हो जाता है Q अपान में B। Q यहाँ पर आपका होता है आवेश और B आपका होता है विभव में वृद्धि। तो इस प्रकार से आपका ये वैद्युत धारिता का परिभाषा हो जाती है और साथ ही में ये आपका सूत्र हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा को नोट करो, उसके बाद फिर सूत्र को नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आरसी की बीमा देखते हैं। तो आरसी की बीमा में आप लोग बताएंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी कि हम लोग से बताया गया है कि जो आपका आर है वो प्रतिरोध है, तो हम लोग को प्रतिरोध की बीमा निकालनी है, फिर गुणे में हम लोग को धारिता सी की बीमा निकालनी है। तो जो प्रतिरोध की बीमा होती है वो आपकी इस प्रकार से हो जाती है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2। और वहीं पर यदि हम धारिता सी की बीमा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया धारिता की बीमा, ये आपका हो गया प्रतिरोध की बीमा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि m की पावर -1 है, यहाँ पर क्या है m की पावर +1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है l की पावर -2 है, l की पावर +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बात करेंगे तो t की पावर 4 है और t की पावर -3 है, तो यहाँ से आपका एक t बच जाएगा। उसके बाद फिर आपका है a की पावर 2 और a की पावर -2, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे जो बीमा निकल करके आएगी केवल और केवल टी निकल करके आएगी। तो आरसी की जो बीमा हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो था कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं और साथ ही में आरसी का विमेय समीकरण निकालिए, वो पूरा क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग से पूछा गया कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। तो ये आपका अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न नहीं भी आता तो आपका ये कह सकते हैं कि अति लघु में प्रश्न आ सकता है कि संधारित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि संधारित्र आखिर क्या होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, आपका संधारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका संधारित्र की परिभाषा हो जाती है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया था कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो अब हम लोग संधारित्र के उपयोग लिखेंगे। तो उपयोग में आप लोग पहला उपयोग बताएंगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। यानी कि जो संधारित्र होते हैं वो केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं तथा किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे आपका ये डेरिवेशन होता है और इसी में आपके दो डेरिवेशन होते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है निरक्षीय स्थिति, जो कि हम लोग करने वाले हैं। एक आपका होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। तो दोनों जो डेरिवेशन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आपका निरक्षीय स्थिति होती है इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए, और वहीं पे यदि हम लोग अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो उसकी संभावना होती है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। तो ये निरक्षीय स्थिति को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में करने वाले हैं और जो आपका अच्छी स्थिति होती है उसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए।
उसके बाद फिर हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इसका चित्र समझना होगा। जैसे आप लोग चित्र समझ जाओगे फिर आपको सोल्यूशन करने में आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देखेंगे। तो चित्र मैं आपको यहाँ पर बना करके समझाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक वैद्युत को बनाना है। तो वैद्युत आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए कोई एक वैद्युत है जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। आप लोगों को पता होगा कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होगा। अब मान लीजिए जो आपका जो वैद्युत ध्रुव है इसके मध्य में कोई बिंदु O है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो -q और +q आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं, यानी कि टोटल 2l होता है। यानी कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। उसके यहाँ पे जो आपका वैद्युत ध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे हम लोग r दूरी पर कोई बिंदु इससे हम लोग r दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब +q आवेश के कारण जब हम लोग P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। और जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, चित्र भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव आपका है जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि इसकी लंबाई 2l होती है, आपको पता ही होता है। और साथ ही में आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का निर्धारण करना है। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है निरक्षीय स्थिति में, वहां पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थ्योरी प्लस चित्र को समझ लिया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो जब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि V1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में Bp। अब ये Bp क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो आपका +q आवेश के कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, B और P। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, BP हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से BP लिख सकते हैं और इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसमें बताएंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में AP। अब AP क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी AP हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हम लोग -q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 + B2। इस प्रकार से आपका B बराबर B1 + B2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर B1 का मान रखेंगे। तो B1 का मान कितना है यहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे जो B1 का मान है वो आपका है 1/4πε0 के Q अपान में BP। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4πε0 के Q अपान में BP। उसके बाद में फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कैसा है, माइनस में है, तो जो होगा प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो B2 का मान कितना है आपका, माइनस में आपका 1/4πε0 के Q अपान में AP। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, Q को हम लोग बाहर यहाँ पर ले आएंगे और साथ ही में इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, B बराबर Q अपान में 4πε0 के और अंदर आपका बचेगा 1 अपान में BP माइनस 1 अपान में AP। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आपका AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहाँ पर कोई लंब डाला गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि जो आपका AP है वो आपका जो आपका AP है वो आपका BP के एकदम बराबर है। तो यदि हम लोग चाहें कि AP जहाँ पर BP लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका AP BP के बराबर है, तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे। B बराबर Q अपान में 4πε0 के हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपान में BP माइनस में हम लोग 1 अपान BP कर देंगे, क्योंकि आपका क्या होगा कि जो आपका मैंने आपको बताया था जो आपका AP वो BP के बराबर है। तो हम लोग चाहें तो AP की जगह पर BP लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो B होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव जो आपका होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। होने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए
जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है। जब इनकी प्लेटों के बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, वो भी आंशिक रूप से। तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार आ चुका है, तो इसीलिए आप जान सकते हो कि जब 6 बार आया है तो इसकी संभावना कितनी ज्यादा है बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर देखने से पहले सबसे पहले आपको उसको चित्र को समझना होगा। यदि आप लोग चित्र को समझ जाते हो ना, तो फिर आपको ये थ्योरी जो यहाँ पर लिखी गई है सारी की सारी आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से लिख सकते हो आराम से। और यदि आपको चित्र समझ में नहीं आता है ना, तो फिर आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत कठिनाई आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। पहली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी जो P1 और P2 जो प्लेट है, इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं दोनों P1 और P2, इनके बीच में आपका एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसको हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ मानेंगे और इसकी जो मोटाई है वो आपकी मान लेंगे कि T है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, T है। और जो आपका बाकी शेष भाग इसमें जो बच जाता है, उसमें आप लोग मानेंगे कि इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। और यदि यदि हम लोग वायु की बात करेंगे, यानी कि ये तो आप लोग जान गए कि इसका जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने स्थान में घेरा हुआ है, तो आप लोग बता सकते हो कि टी स्थान में यहाँ पर ये भरा हुआ है। वहीं पर यदि हम लोग वायु की बात करेंगे कि वायु यहाँ पर कितने स्थान में है, तो आप लोग क्या करेंगे, डी है आपका जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डी में से जब आप लोग टी को माइनस कर दोगे, तो फिर आपका जो बाकी रिक्त स्थान जो आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, इसी स्थान में आपको वायु भरा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके यहाँ पे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग P1 प्लेट को, यानी कि इस वाले प्लेट को जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो फिर प्रेरण के कारण जो आपका P2 जो प्लेट होती है, इस पर जो भीतरी सतह होती है इसके अंदर आपका माइनस क्यू आवेश आ जाता है और जो बाहरी सतह होती है इसमें प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका P2 प्लेट होती है आपकी धरती से जुड़ी होती है, इसी की वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल और केवल माइनस आवेश रह जाता है। तो इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक चित्र में, वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, यानी कि ये और ये P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। फिर आप लोग बताएंगे इसमें जिनके बीच की दूरी कितनी है, D, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे एवं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रखी गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी P1 प्लेट है और P2 प्लेट है, इसके बीच में कोई आपकी परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी गई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, T है। ये चीज आप यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस प्रकार प्लेटों के बीच D माइनस टी मोटाई में वायु, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, D आपका जो टोटल कितना है, D है, जब हम लोग D में से माइनस टी कर देंगे तो फिर आपका वायु निकल करके आ जाएगा। तो D माइनस टी मोटाई में आपका वायु और तथा T मोटाई में आपका परावैद्युत माध्यम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जब हम लोग प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो फिर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर आपका माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आगे हो जाएगा, तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को यहाँ पर दो प्रकार से निकालना है। एक आपका निकालना है परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक हम लोग को निकालना है वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपका क्षेत्र था यहाँ पर, जो खाली क्षेत्र था, इसमें हम लोग वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो आपका ये परावैद्युत माध्यम है इसके लिए हम लोग भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब वायु के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग दो बार निकालेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूत्र आपका होता है इस प्रकार से, ई नॉट बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप लोग जानते हो जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू अपान में क्या होता है,
ए होता है, इस प्रकार से आपका होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो सिग्मा को ना लिख करके यही चीज़ लिख दो ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या किया है, सिग्मा को ना लिख करके क्यू अपान में ए लिख दिया, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल और केवल के रहेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी आपका सिग्मा था और सिग्मा की जगह पर हम लोग ने क्यू अपान में ए यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आप ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर आगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब क्या हो जाएगा, आपका b बराबर क्या होगा, b1 प्लस b2। अब आप लोग क्या करोगे, b बराबर आपको यहाँ पर ed यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग b1 की बात करेंगे, तो b1 की जहाँ पर आप लोग जब ed निकालोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वायु के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट यहाँ पर लिखेंगे, ई नॉट लिखेंगे। उसका फिर हम लोग दूरी की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान ये घेरेगा वायु वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना स्थान बताया था, d माइनस टी बताया था ना, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है, ई नॉट ब्रैकेट में आपका d माइनस टी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे जब परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पर जो आपका ई होगा, ये आपका यहाँ से ई आ जाएगा। उसका फिर इसकी जो मोटाई कितनी थी वो मैंने आपको बताई थी टी थी, तो यहाँ से इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, जो आपका ई नॉट है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ई नॉट है, ई नॉट की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो ई नॉट बराबर क्या था आपका, ई नॉट बराबर था आपका क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए था ना। तो हम लोग चाहें तो ई नॉट की जगह पर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी, तो आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। उसके यहाँ पे हम लोग ई की जगह पर हम लोग ई का मान लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे। तो ई की जगह पर हम लोग प्लस में लगा कर क्या लिखेंगे, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए, और बाद में फिर आपका जो इंटू में टी है, तो टी तो आपका यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे आप लोग क्या करोगे इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ पर कॉमन निकालोगे आप लोग, तो कॉमन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पर भी आपका इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, आपका कॉमन निकल कर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, आपका D माइनस टी बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, T अपान में K बचेगा। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान तो आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका होता है C बराबर Q अपान में B होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q तो Q सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो B है, B की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख देंगे। तो ये वाला मान जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप उठाकर यहाँ पर लिख दोगे B की जगह पर। तो B की जगह पर क्या लिखोगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। फिर आपका जो एप्सिलॉन नॉट A है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि आपका बटे में है। तो फिर नीचे क्या बचेगा आपका, D माइनस टी प्लस टी अपान में K, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दिया था। तो C बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपान में K। इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर के आ जाएगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने सूत्र को आपका निगमन बता दिया इस प्रकार से, जब इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों ने आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा प्रश्न होने वाला है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ ई नॉट ई स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपका जो पहले इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों का उत्तर सेम होगा, किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम लोग को संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग संधारित्र के ऊर्जा घनत्व जो आपका होता है उसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा लिखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग को ये परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। तो जो संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसका जो सूत्र होता है किस प्रकार से हो जाता है, सबसे पहले उसे आप लोग समझ लीजिए। तो सूत्र आपका हो जाता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये
सूत्र हो जाता है ऊर्जा घनत्व का, जिसमें आपका यू जो आपका स्मॉल यू जो आपका होता है आपका ऊर्जा घनत्व होता है, और जो कैपिटल यू होता है वो आपका हो जाता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, यानी कि जो आपका संधारित्र है उसमें जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका वी होता है वो आपका आयतन होता है, यानी कि जो संधारित्र की प्लेटों का द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है उसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जो बी है यानी कि जो आपका बी है यानी कि आयतन को यदि हम लोग एकांक यानी कि एक मान लें, तो फिर इसका सूत्र तो फिर इसकी परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, तो आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यह आपका क्या होगा, जो आपका बी है यानी कि जो आयतन उसको हम लोग यदि एक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका परिभाषा यहाँ से, तो आप लोग बताओगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है, और परिभाषा में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपका हो जाता है, इसकी मैंने आपको बताया भी था, स्मॉल यू बराबर आपका हो जाता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपान में क्या होता है आपका संधारित्र की प्लेटों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी। इसको हम लोग समीकरण 1 बना देंगे, उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका व्यंजक भी यहाँ पर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो आपका ये है इसका हम लोग को प्रूफ निकाल करके देना है, जो आपका होता है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर को हम लोग को प्रूव करके देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ इस क्वेश्चन को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारी बारी है इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए। तो व्यंजक आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, यदि हम लोग उसकी बात करें तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि यदि आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है यदि आपका ए है तथा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के है वह प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, तो संधारित्र की धारिता आपको हो जाती है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ये सूत्र आपका होता है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस सूत्र से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और सूत्र की मदद से ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो इतना आपको समझ लेना है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल यदि ए हो और साथ ही में उनके परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के हो और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, डी हो, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका हो जाता है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे आप लोग बताओगे कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि बी हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा आपका क्या हो जाता है, संचित ऊर्जा का आप लोग सूत्र जानते होंगे, यू बराबर आपका होता है हाफ सी बी स्क्वायर। इस प्रकार से सूत्र इसे भी आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने क्या देखा सूत्र में, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका सी है, ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी का मान कितना है यहाँ पर मैंने आपको बताया था के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। तो यदि हम लोग चाहें इस जगह पर यानी कि सी के स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं ना, तो वही चीज हम लोग उठा करके यहाँ पर लिख देंगे सी के स्थान पर। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे सी का मान रखने पर तो यू बराबर का आपका क्या हो जाएगा हाफ। उसके बाद फिर सी का मान कितना बताया था मैंने आपको, सी का मान आपको बताया था ये वाला। तो ये वाला मान उठा करके हम लोग सी की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा, केवल और केवल बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्रकार से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो आगे आप लोग बताओगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, तो समीकरण 1 आपका था इस प्रकार से, स्मॉल यू बराबर आपका क्या था कैपिटल यू अपान में बी था। ये आपका था समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका u है, u की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, u का मान रख देंगे, यानी कि u का मान कितना है आपका, u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी बी स्क्वायर। तो यही चीज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका समीकरण फर्स्ट है यानी कि स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी, इसकी जगह पर जो आपका यू है इसकी जगह पर हम लोग यू का मान रख देंगे। तो यू का मान कितना हो जाएगा आपका, तो यू का मान जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल यू बराबर आपका हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बताया था मैंने सूत्र में मैंने आपको बताया था जो आपका नीचे होता है आपका क्या हो जाता है, आपका बी बचता है केवल केवल। यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हो एक बार फिर से, यू बराबर क्या था, यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी था ना, तो यू का मान तो हम लोगों ने रख दिया और नीचे केवल केवल आपका बी बच जाएगा। तो यहाँ पर बी हम लोग ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका आयतन होता है वो आपका क्षेत्रफल गुणे दूरी के बराबर होता है, यानी कि हम लोग b की जगह पर चाहें तो a इंटू डी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग जो b है b की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, a इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ हम लोग नीचे बताएंगे कि u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट a अपान में डी बी स्क्वायर, और अपान में हम लोग क्या कर देंगे, बी की जगह पर ए इंटू डी कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ए इंटू डी कर देना है। उसके बाद में फिर आगे आपको क्या करना है उसे भी आप लोग समझ लीजिए।
उसके बाद यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपका, मैं पेन ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, आपका ए से ए कैंसिल आपका इस प्रकार से हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा आपका के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा आपका, जो आपका डी होगा, यहाँ से डी और डी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ के एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपन में डी स्क्वायर, यानी कि क्योंकि यहाँ पर डी और डी जो आपका जो गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपका पहले से बी स्क्वायर था, तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम लोग चाहें तो इसको क्या कर दें, ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दें, तो हम लोग क्या करेंगे बी अपन में डी कर देंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आप लोग सूत्र जानते हैं ई बराबर क्या होता है, बी अपन में डी, तो यदि हम लोग चाहें तो बी अपन में डी की जगह पर ई लिख सकते हैं ना, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या है बी अपन में डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, और यहाँ पर वाई स्क्वायर लगा दें, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजक निकल करके आ जाता है यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपका पहला व्यंजक हो जाता है इस प्रकार से, यदि क्या हो उसमें परावैद्युत माध्यम हो। ठीक है, और वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे, यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो के का मान 1 हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपका जो सूत्र बन जाता है वो क्या हो जाता है यू बराबर हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि आपका ए के जो आपका हो गया हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सूत्र में आपका केवल और केवल बचेगा यू बराबर हाफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो गया, व्यंजक पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसी में जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है और उसके बाद फिर उसका मात्रक बताना है। उसके बाद में फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हमको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है अति लघु के मुकाबले, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करेंगे। तो यदि केवल परिभाषा की बात करें तो ये आपका अति लघु में भी पूछा जा सकता है, और यदि आपसे लघु में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अति की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दीजिए, मात्रक बताइए, और साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे भी बताइए। तो इस प्रकार से आपका लघु में पूछा जाएगा, और यदि अति लघु में पूछा जाएगा तो केवल और केवल विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में आपका होता है धारा घनत्व। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है परिभाषा में कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र आप लोग किस प्रकार से निकालोगे वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो रो बराबर आपका क्या हो जाता है, रो बराबर आपका हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर रो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा, बटे में आपका धारा घनत्व है तो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रो बराबर ई अपान में जे, इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते होंगे कि ई बराबर आपका होता है वी अपान में एल, और साथ ही में जो आपका जे होता है जे बराबर आपका होता है आई अपान में ए। तो यदि हम लोग क्या करें ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख दें, यानी कि बी अपान में एल लिख दें, और जे की जगह पर हम लोग आई अपान में ए कर दें, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, रो बराबर ई की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे बी अपान में एल, तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग जे की जगह पर ये वाला मान रखेंगे आई अपान में ए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको हम लोग इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रो बराबर बी अपान में एल आपका हो जाएगा, फिर इंटू ए अपान में आई हो जाएगा। तो गुणे में है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो या फिर हम लोग इसको चाहें इस वाली चीज को यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी अपान में आई इंटू ए अपान में एल, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोग को पता भी होगा कि जो आर होता है आर बराबर आपका हो जाता है बी अपान में आई। तो यदि हम लोग क्या करें बी अपान में आई की जहाँ पर केवल आर कर दे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यदि हम लोग रो बराबर और बी अपान में आई की जहाँ पर हम लोग आर कर देंगे तो बचेगा क्या बचेगा आपका केवल ए अपान में एल बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान में एल। तो ये आपका हो जाता है पता सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आर है आर आपका वैद्युत प्रतिरोध है, ए आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और यल आपका जो है वो आपका चालक की तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और साथ ही में उसका सूत्र किस प्रकार से होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम इसके मात्रक की ओर देखेंगे।
तो यदि हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग किस प्रकार से निकालोगे उसे भी समझ लीजिए। अब मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्र क्या था आपका, रो बराबर आर ए अपान एल था ना। तो मात्रक बताएंगे आप लोग, रो का मात्रक हो जाएगा आपका आर का मात्रक इंटू आपका हो जाएगा ए का मात्रक। तो आर का मात्रक इंटू आपका ए का मात्रक और अपान में हो जाएगा आपका एल का मात्रक। तो यहाँ पर जो आर है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या बता देंगे, ओम बता देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या है, ए का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपान में आपका है एल का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ओम मीटर आपका मात्रक हो जाएगा और इसको इस प्रकार से आप लोग दर्शा भी सकते हो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका मात्रक भी हो गया और साथ ही में परिभाषा भी हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब हम लोग को उसको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या क्या संबंध होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे हम लोग को समझना है। तो हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाता है 1 अपान में रो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, सिग्मा के बराबर होगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका वैद्युत चालकता होती है वो 1 अपान में रो यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे अभी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है अपवाह यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा, और उसके बाद में फिर हम लोग को धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देखेंगे। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवहन या फिर अपवाह या फिर हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताई थी, और अनुगमन वेग की परिभाषा केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान देंगे, और चित्र जब आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर उससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे, समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे और चित्र में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बताया है कि माना कि किसी चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं जो आपका ये चालक है इसका जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है मान लेते हैं हम लोग, और साथ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है। चालक के P सिरे को हम लोग बैटरी के धन प्लेट से तथा Q सिरे को हम लोग ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका चालक का जो P सिरा है इसको हम लोग बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं, और जो आपका Q सिरा है इसको हम लोग बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके अनुगमन वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के अंदर वो आपका अनुगमन वेग से आपके ऋण सिरे से यानी कि इस वाले सिरे से आपके धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में जो समय लगता है, यानी कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो आपके ये हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका कह सकते हैं कि Q से यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो आने में जो समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो T बराबर का क्या हो जाएगा आपका, T बराबर आपका हो जाएगा L अपान में BD। अब यहाँ पर L क्या है, L आपका है लंबाई और साथ ही में जो BD है आपका अनुगमन वेग है। आगे आप इसमें बता सकते हो कि जो चालक का आयतन है वो कितना है, AL है। ठीक है, चालक का आयतन कितना है, AL है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n। हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे कि चालक का जो एकांक आयतन है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है। तो आगे क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे।
तो फिर चालक के ए एल आयतन, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर चालक का आयतन बताया था आपका ए एल ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि चालक के ए एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। पहला जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एन हो जाएगी, क्योंकि एन आपका यहाँ से आप लोग ले लोगे एन और उसका फिर क्या हो जाएगा ए एल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग बताओगे चालक में प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एन इंटू ई। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर यानी कि एन की जगह पर आप लोग कर दोगे एन ए एल और आपका इंटू में हो जाएगा ई। ठीक है, तो अब टी समय में प्रवाहित धारा आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में टी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे आइए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो आपका Q है यानी कि I, जब अब t समय में जो प्रवाहित धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका यहाँ पर Q है यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो Q बराबर कितना है आपका NaL इंटू आपका E है। तो यदि हम लोग क्या करें इस वाले मान यानी कि Q के जहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिख दें तो लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे और साथ ही में जो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक समीकरण बताया था T बराबर L अपान में BD, ठीक है, इस प्रकार से बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है Q की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे और जो आपका जो T है T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे L अपान में BD लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I बराबर NaL इंटू ई अपान में हो जाएगा L अपान में BD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे L से L कैंसिल कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा आपका, केवल केवल बचेगा I बराबर NeA BD, क्योंकि BD को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा धारा और साथ ही में कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इस सूत्र को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जब यहाँ से अनुगमन वेग निकालना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपान में NeA। तो इस प्रकार से आपका धारा और साथ ही में अनुगमन वेग में जो संबंध होता है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से सूत्र आप लोग देख सकते हो, धारा बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा NeA BD और साथ ही में यहाँ पर जब आप लोग अनुगमन वेग से निकालोगे तो अनुगमन वेग बराबर आपका हो जाएगा I अपान में NeA। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2013 में, 15 में, 17 में। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और साथ ही में जो टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं वहाँ पर उनको PDF इसका मिल जाएगा टॉपर ग्रुप के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें बता देना है कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर जो है वो आपके निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे इधर साइड आप विद्युत वाहक बल का और इधर आप लोग लगा दोगे विभवांतर का। उसका फिर इसमें आप लोग पहला पॉइंट बता सकते हो कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का जो अंतर होता है उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है वैद्युत वाहक बल में। फिर विभवांतर की यदि हम बात करेंगे तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें आप लोग एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है उसे हम लोग सेल का विभवांतर कहते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों ने बताया था कि खुले परिपथ में सिरों के मध्य सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही आपका सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और विभवांतर की जब बात करोगे आप लोग तो बंद परिपथ में बात करोगे। तो इस प्रकार से आपके पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया दोनों में। तो दोनों में आप लोग पहला पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत वाहक बल में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो आपका वैद्युत वाहक बल होता है उसका जो मान होता है वो आपका सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसकी तुलना में अधिक होता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का जो मान होता है वो सेल के वैद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में दो पॉइंट आपके हो चुके हैं, दो पॉइंट आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग इसमें आपका अगला जो पॉइंट होता है उसे भी याद कर लेते हैं। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है या सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपका किसी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बताओगे कि बंद परिपथ में विभवांतर का जो मान होता है वो परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में जो अंतर होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो ये अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो आप लोग अलग अलग करके भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है और बोर्ड परीक्षा में आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2010 में, 12 में, 17 में 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, यानी कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध हम लोग को बताना है। कैसे संबंध बताएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। पूरा एकदम आराम से मैं आपको समझा दूंगा, आपको देख लेना है, कोई भी स्टेप यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हो कि हम जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका होता है 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर पहले से पता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका किसके होता है, 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर के। इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पर पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता का मान निकालेंगे। तो म्यू नॉट बटे बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका ये गुणे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। उसके आगे आप लोग को एक चीज़ और भी पहले से पढ़ रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ या तो आप लोग ये चीज़ लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, यानी कि दोनों अब बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर के। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैद्युशीलता का जब मान निकालोगे तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये मान होगा इसको हम लोग गुणे में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹ इस प्रकार से आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये हो जाएगा और समीकरण सेकंड आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को गुणा कर देंगे। तो गुणा आप लोग जानते हैं कि जो बाएं पक्ष का गुणा होता है उसको हम बाएं पक्ष से करते हैं, जो आपका दाहिने पक्ष का गुणा होता है उसको हम से करते हैं, ठीक है, दाएं पक्ष से करते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो इधर आप लोग देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग गुणा करेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका बाएं पक्ष में उपस्थित है। बाएं पक्ष का हम लोग बाएं पक्ष में गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा। फिर सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर प्रकार से आप लोगों ने लिख दिया। फिर आगे आप लोग इसमें बता सकते हो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या था आपका 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹ इस प्रकार से आपका हो गया। इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली हैं। अब आगे इनमें हम लोग को कुछ चीज़ें काटनी है, तो कैसे काटेंगे उससे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं जो 4 पाई है, ये 4 पाई से 4 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा और साथ ही में जो आपका ये न्यूटन है इधर से आपका ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देखेंगे ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपका जो आपका दिया गया है 10⁻⁷ यह आपका जो इधर बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी आपका 10⁹ है प्लस में और इधर आपका 10⁻7 हो जाएगा, नीचे आएगा तब प्लस में, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो नीचे कि न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में आपका हो जाएगा 9 × 10⁻16, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 10⁻⁷ को नीचे भेजा तो प्लस में हो गया, फिर प्लस में हो गया तो उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपका हो गया, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁻16 इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या था न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो गया था और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया था न्यूटन। तो इस प्रकार से क्या बचा था, केवल नीचे आपका बचा था ए स्क्वायर यानी कि एम्पियर स्क्वायर इंटू आप में आपका मीटर स्क्वायर था और ऊपर आपका था कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों में स्क्वायर लगा है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 में आपका हो जाएगा 9 × 10⁻16। फिर आप लोग क्या करोगे, कूलम अपान में क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर को हम लोग इस प्रकार से होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आगे आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि जो आपका कूलम होता है, कूलम बराबर आपका होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, इस प्रकार से आपका होता है। तो आप लोग चाहो तो जो आपका यहाँ पर सी लिखा गया यानी कि कूलम लिखाया है, इसकी जगह आप लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यही नीचे यही चीज़ लिखोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 में आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो गया, क्योंकि आप लोग चाहो तो 9 × 10⁻16 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3 × 10⁸ की का होल स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग जब 3 का स्क्वायर करोगे तो फिर आपका यहाँ से 9 आ जाएगा और जब आप लोग 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो आपका 10⁻16 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे।
फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कूलाम बराबर क्या था आपका एम्पियर इंटू सेकेंड था, तो हम लोगों ने क्या किया एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दिया, बटे में आपका क्या था एम्पियर इंटू मीटर, इस प्रकार से आपका था। तो यहाँ से आपका एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड इसको हम लोग मीटर के बटे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर मीटर अपान में सेकेंड का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोगों को आगे क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, तो दोनों को आप लोग एक में लिख करके होल स्क्वायर कर सकते हो ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर दोगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर अपान में सेकेंड का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग जानते होगे आगे कि c बराबर आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर अपान में सेकेंड, इस प्रकार से आपका होता है। अब जहाँ पर जो c होता है, c आपका होता है प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश का चाल, आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया 3 × 10⁸ मीटर अपान में सेकेंड, इस प्रकार से आपको जो दिया गया है इसकी जगह पर आप लोग c भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर आपका 1 है। और फिर हम लोगों ने क्या किया 3 × 10⁸ मीटर अपान में सेकेंड का जो आपका था, इसकी जगह पर हम लोग चाहें तो सी लिख सकते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर सी लिख दिया, फिर आपका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका संबंध हो जाता है, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध इसी प्रकार से आपका हो जाता है। और आपका जो यहाँ पर सी है, सी आपका प्रकाश का वेग है, फिर प्रकाश का चाल है, यही आपका संबंध होता है। तो इस पेज को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। तो इसमें जो हमारा आठवां प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 23 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल 6 बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपका 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आ सकता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को हम लोग जब आपतित कराएंगे, तो धातु की जो सतह होगी, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा, और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ो तो आपको दिमाग में एक क्वेश्चन और आंसर बैठ जाएगा कि जब किसी धातु की सतह पर हम लोग क्या करें, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे, तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा, और इस घटना को यानी कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से याद कर लो। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से समझ लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में, 13 में, 14 में, 16 में, 19 में 5 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में भी आ सकता है। क्योंकि यदि कभी कभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए, तो उसमें आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, समीकरण देना पड़ेगा और साथ ही में उनके संकेतों को भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपका होता है हाफ mv² अधिकतम बराबर आपका हो जाएगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाता है। और यहाँ पर यदि आप लोग h को कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आपका h म्यू माइनस में म्यू नॉट, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बता सकते हो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इस प्रकार से आपका होता है हाफ mv² अधिकतम बराबर आपका हो जाएगा h म्यू माइनस में आपका एच म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और इसको आप लोग चाहो तो ये यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो फिर ब्रैकेट के अंदर आपका म्यू माइनस म्यू नॉट, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपका V अधिकतम है वो आपका उत्सर्जित प्रकाश अथवा हम लोग बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। यहाँ पर जो आपका म्यू दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाता है अवशोषित फोटान की आवृत्ति, और जो आपका H दिया गया है वो आपका प्लांक नियतांक है, और साथ ही में जो आपका म्यू नॉट यहाँ पर दिया गया है वो आपका धातु की देहली आवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए।
और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन कराए गए उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अगले पेज पे बढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009 में, 16 में, 17 में, 22 में 4 बार पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत आखिर क्या है, उसकी व्याख्या हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो आप लोग सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो आपका तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे जो आपकी होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है, यानी कि जो तरंगे होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइगेन्स ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, यानी कि जो हाइगेन्स थे उन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम जो आपका ईथर है उसकी कल्पना की और इस काल्पनिक माध्यम में पाया गया है कि यह आपका बहुत भारहीन है, यानी कि इसमें भार नहीं है, इसमें भार नहीं है, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ईथर है भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। जो आपका ईथर होता है ये आपका भारहीन होता है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रकाश तरंग का जो संचरण होता है उसके लिए आवश्यक जितने भी गुण होते हैं सभी गुण आपके ईथर में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आगे इसमें बता सकते हैं कि यह माना गया कि ईथर का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है तथा इसकी जो आपका प्रत्यास्थता होता है बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगे चल सकते हैं, यानी कि इस प्रकार का जो काल्पनिक माध्यम है ईथर जैसा कि उसमें प्रकाश तरंगे चल सकती हैं और जब यह तरंगे आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो फिर हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यही आपका पूरा था हाइगेन्स के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो और साथ ही में इसको अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ आपको आज ही तैयार कर लेना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, यानी कि हम लोग को व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में 5-6 बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग भी आ सकता है कि व्यतिकरण क्या होता है बताइए और अलग से आ सकता है कि विवर्तन क्या होता है बताइए। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि यदि आपसे ये अलग-अलग पूछा जाएगा तो भी आप लोग बता पाओगे और साथ में यदि ये एक में पूछ लिया गया कि इनका अंतर स्पष्ट कीजिए तो भी आप लोग आराम से बता पाओगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और दोनों अलग-अलग में भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। 1 नंबर में भी आएँगे, 2 नंबर में भी आएँगे और 3 नंबर में भी आएँगे। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग व्यतिकरण और विवर्तन की हेडिंग लगा दोगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। वहीं पर जब हम लोग विवर्तन की बात करेंगे तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण तथा विवर्तन किस प्रकार से प्राप्त होता है, एक एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो व्यतिकरण में आप लोग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि व्यतिकरण जो आपका होता है वो प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की तीव्रता समान होती है, यानी कि जो व्यतिकरण होता है प्रतिरूप में सभी दीप्त पुंजों की जो तीव्रता होती है वो समान होती है और वहीं पर जो विवर्तन होता है, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त पुंजों की तीव्रता जो होती है वो केंद्रीय प्रिज्म के दोनों ओर घटती जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिकरण और विवर्तन में दो दो पॉइंट हो गए।
अब व्यतिकरण में आप लोग जो तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान भी हो सकती है और अथवा नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो व्यतिकरण के फ्रिंज होते हैं इनकी जो चौड़ाई होती है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आप लोग इसमें बताएंगे विवर्तन में कि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। व्यतिकरण में क्या था कि इसमें जो फ्रिंजें थी वो समान भी हो सकती हैं लेकिन नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं है। विवर्तन में कभी भी जो फ्रिंजें होती हैं वो समान नहीं हो सकती, समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपसे अलग अलग पूछा जाए तो भी आप लोग इस प्रकार से अलग अलग करके बता सकते हो। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। दो इसमें जो इस पेज पर जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लो। प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सभी का आंसर आपको बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है और साथ ही में सारी चीजें लिख करके बताई जा रही है कि कैसे आपको अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करें और साथ ही में सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रुप में ये नोट्स में दी जाएगा। तो इसीलिए जिसको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन या फिर बोल सकते हैं युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2010 में, 13 में, 14 में, 17 में, 20 में यानी कि 5 बार पूछा गया है। युग्म उत्पादन जो आपका होता है ये आपका अति लघु में भी आता है और साथ में युग्म विनाश भी आपका अति लघु में भी आता है और लघु में भी आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो ये केवल युग्म उत्पादन पूछा जाएगा या फिर युग्म विनाश पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका ये लघुत्तम में आएगा तो यहाँ पर आपको युग्म उत्पादन भी लिखना पड़ेगा और साथ में युग्म विनाश भी लिखना पड़ेगा। ये मतलब कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और यदि आपसे 1 नंबर में आएगा तो फिर आपको एक ही पूछा जाएगा, केवल आपसे पूछ ले या फिर युग्म उत्पादन या फिर आपसे केवल पूछ ले युग्म विनाश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग युग्म उत्पादन को समझ लेते हैं। युग्म उत्पादन आखिर क्या होता है? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं इसी परिभाषा में कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है, यानी कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपका कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो फिर वह जो पदार्थ होता है कि किसी नाभिक द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व फिर साथ में आपका एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है और यह प्रक्रिया ही आपकी युग्म उत्पादन कहलाती है तथा इसे हम लोग निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं। तो समीकरण आप लोग बता सकते हैं कि एच न्यू जब आप लोग इस प्रकार से हो जाएगा एच न्यू इस प्रकार से आपका हो जाएगा +1 बीटा जीरो और फिर आपका हो जाएगा प्लस -1 बीटा जीरो। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एच न्यू है ये आपका क्या है गामा फोटान है और जो आपका यहाँ पर दिया गया +1 बीटा जीरो ये आपका है पॉजिट्रॉन और जो आपका यहाँ पर दिया गया 1 माइनस बीटा जीरो ये आपका है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपका युग्म उत्पादन होता है। इसमें ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो युग्म उत्पादन में जो भी चीजें थी मैंने आपको समझा दिया, उसकी परिभाषा साथ में उसका उदाहरण। अब हमसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि युग्म उत्पादन के साथ साथ हम लोग को इसमें युग्म विनाश की क्रिया को भी उदाहरण के सहित समझाना था। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने युग्म उत्पादन को तो समझ लिया है उदाहरण के साथ में। अब हम लोग यहाँ पर युग्म विनाश को भी समझेंगे उदाहरण के साथ में। तो युग्म विनाश क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। जो आपका युग्म उत्पादन होता है उसका एकदम विपरीत होता है आपका युग्म विनाश। तो युग्म विनाश क्या होता है इसको समझेंगे आप लोग कि युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो तुरंत ही वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और एकदम ये आपका युग्म उत्पादन के विपरीत है कि युग्म उत्पादन जो आपका होता है के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन जो आपका होता है वह एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो वह तुरंत ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं विनाश कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया आपकी युग्म विनाश कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपका हो रहा था गामा फोटान से क्या हो रहा था, यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि गामा फोटान की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है क्योंकि आपका जो पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ये आपस में संयोग करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ बता सकते हैं तथा इनके स्थान पर दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया आपकी युग्म विनाश कहलाती है तथा हम लोग इसे निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसका जो समीकरण देखा था इसमें इसका एकदम अपोजिट हम लोग कर देंगे युग्म विनाश में। तो आप लोग बता सकते हैं +1 बीटा जीरो प्लस -1 बीटा जीरो आपका हो जाएगा
एच न्यू प्लस में एच न्यू, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, 2 गामा फोटान की यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होता है, उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में युग्म उत्पादन आए तो भी आप लोग बता सकते हैं, युग्म विनाश आए तब भी आप लोग बता सकते हैं, और यदि दोनों आ जाए तब भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसे नोट करेंगे तभी आप लोग याद करेंगे तभी बता पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि क्रांतिक द्रव्यमान एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है और साथ ही में आपका श्रृंखला नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 13 में, 17 में 3 बार पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में। तो आप इसमें बता सकते हैं कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि विखंडनीय पदार्थ का जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसको हम लोग अगले पेज पर देखेंगे, और यहाँ तक यदि आप लोगों ने सारी चीजों को नोट नहीं किया तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को देखेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा हो जाता है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा जैसे कि मंदक व नियंत्रक पदार्थों से इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है, और इस प्रकार विखंडन की जो दर होती है दर पर नियंत्रण रहता है। और इस नियंत्रित अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का हम लोग उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है, आप कह सकते हैं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन आपका होता है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 17 में, 18 में, 22 में, 23 में आया हुआ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कि ये अति लघु के साथ साथ लघु उत्तरीय में भी आता है, तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नाभिकीय संलयन आखिर क्या होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग इसकी परिभाषा में बता सकते हो कि जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे आपस में और भारी नाभिक बन जाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का जो द्रव्यमान होता है वह संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति जो आपकी होती है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस प्रक्रिया में जो प्राप्त भारी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है और जो संलयन करने वाले नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसके योग से कम होता है। तो द्रव्यमान की जो यह क्षति होती है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपको यहाँ पर इसका उदाहरण बता देना, तो उदाहरण बता सकते हैं कि जब आपका ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो फिर आपका यहाँ पर ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या होता है, 1H2 आपका ये आपका होता है ड्यूटेरियम, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका जो दिया है 1H1 ये आपका होता है प्रोटियम, और जो आपका यहाँ पर दिया गया 1H3 ये आपका दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 के दो नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1H2 प्लस 1H2 ये आपके क्या है, ड्यूटेरियम के दो नाभिक यहाँ पर हैं। तो जब आप दोनों आपस में संलयित होंगे तो यहाँ पर आपका ट्राइटियम प्राप्त होगा, यानी कि 1H3 प्लस में आपका 1H1 यानी कि ये आपका होगा प्रोटियम, और साथ ही में आपका यहाँ पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी इस प्रकार से निकलेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि ट्राइटियम जो आपका होता है वो पुनः ड्यूटेरियम से मिल करके हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर ट्राइटियम होता है यह आपका ड्यूटेरियम से मिल करके और पुनः एक नाभिक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इस प्रकार से बता सकते हैं कि
3 यानी कि आपका होता है ट्राइटियम, और आपका प्लस में आपका हो जाएगा 1H2, ये आपका होता है ड्यूटेरियम। तो जब आपका ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आपस में मिलेंगे तो फिर आपका हीलियम नाभिक का निर्माण होगा, यानी कि He आपका क्या होता है, हीलियम होता है, प्लस में आपका 0N1, प्लस में आपका 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। आगे आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि अतः ड्यूटेरियम 1H2 के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उसका उत्तर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न करने वाले हैं वो आपका होने वाला है कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। तो हम लोग को बताना है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2007 में 10 में 2 बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या होता है, आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि पदार्थ का जो प्रत्येक परमाणु होता है वह आपका एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है, सबसे पहले लाइन में मैंने आपको बताया कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फिर मैंने आपको बताया कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया। आगे आप उसमें बताना है चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है, यानी कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण होता है तथा चक्रण होता है उसको ही हम लोग पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण मानते हैं। और लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग जो होता है वह आपका इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से चुंबकत्व का जो परमाणुीय मॉडल होता है इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर नोट करेंगे अपनी कॉपी में पूरा कि पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण ही परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। इसी आधार पर हम लोग विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था इसे नोट कर लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। 2009 में 10 में 13 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग अलग करके एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, या फिर चुंबकशीलता क्या होती है, या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इस प्रकार से अलग अलग करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और तीनों एक साथ में भी आ सकता है, और तीनों जब एक साथ में आएगा तो ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के लिए आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता आखिर क्या होती है। तो इसमें आप लोग बताएंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लो आपेक्षिक चुंबकशीलता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को ही हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, और इसे हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि किसी पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, और इसे हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र आपका होता है म्यू आर बराबर म्यू अपान में म्यू नॉट। इस प्रकार से आपको ये सूत्र हो जाता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और साथ ही में समझेंगे चुंबकशीलता के बारे में, फिर लास्ट में हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में भी समझेंगे। तो चुंबकशीलता क्या होती है उसको भी अब आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो चुंबकशीलता में आप लोग बताओगे हेडिंग लगाने के बाद कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं, उसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या होता है कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण
बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं और इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः आपका हो जाता है म्यू बराबर बी अपान में एच, इस प्रकार से ये हो जाता है। आगे आप लोग बता सकते हैं कि जो चुंबकशीलता होता है इसका मात्रक होता है वेबर अपान में एम्पियर इंटू मीटर हो जाता है, और अथवा एक और भी आपका होता है न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। और साथ ही में आगे आप इसमें बता सकते हैं कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता जो होती है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता होती है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से चुंबकशीलता भी आप लोगों ने समझ लिया है और साथ ही में आपेक्षिक चुंबकशीलता भी समझ लिया है। दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति को समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इसे भी नोट कर लीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लोग, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला जो टॉपिक था वो आपका था चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम लोग चुंबकीय सुग्राहिता भी बोलते हैं और चुंबकीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप लोग चाहो तो चुंबकीय सुग्राहिता भी लिख सकते हो और आप लोग चाहो तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग इसमें बताएंगे चुंबकीय प्रवृत्ति में कि चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को ही उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता या फिर प्रवृत्ति बोलते हैं। इसे हम लोग काई एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका एक्स के तरीके होता है, तो आप लोग एक्स भी बोल सकते हो। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो इस प्रकार से कि चुंबकीय सुग्राहिता जो होती है वो किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग उस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। और इसे हम लोग एक्स एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स एम बराबर I अपान में एच। और यहाँ पर आप लोग आगे बता सकते हैं कि नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपकी होती है एक्स एम स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय प्रवृत्ति भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन था कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा प्रवृत्ति चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार से चित्र वगैरह भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। सारी चीज़ों को करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो अब हम लोग समझने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। यदि आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट बहुत है आपके लिए। तो आप लोग इसमें बताएंगे उत्तर में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो आपकी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बीच वाली उंगली आपकी धारा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा जो आपका होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको चीज़ यहाँ पर पढ़ी उसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली, यानी कि जो अंगूठे के पास वाली जो दो उंगली है उसको हम लोग परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि जो आपकी पहली उंगली हो वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी को प्रदर्शित करे और बीच वाली जो आपकी उंगली हो वो आपका कह सकते हैं कि धारा आई को प्रदर्शित करे और साथ ही में जो आपका अंगूठा हो वो आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करे। तो यही आपका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और साथ में चित्र बना करके भी दिखा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा होने वाला कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में 4 बार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से भी आ सकता है कि धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है इसको अलग से परिभाषित कीजिए और वोल्टेज सुग्राहिता को अलग से परिभाषित कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपको, तो दोनों को आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता।
फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो आपका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता होती है, या कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता आई एस बराबर आपका हो जाता है फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी। जहां पर जो आपका एन है, एन आपका कुंडली में फेरों की संख्या है, और आपका जो ए है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और जो आपका सी है वो आपका है मरोड़ दृढ़ता। तो इस प्रकार से आपको जो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता इस प्रकार से आपकी होती है। परिभाषा में आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है आई एस बराबर फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाता है एन ए बी अपान में सी। जहां पर आपका एन होता है वो आपका कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा सी आपका मरोड़ दृढ़ता होती है। तो इस प्रकार से धारा मापी की धारा सुग्राह्यता पूरा मैंने आपको बता दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग इसमें देखेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर अब समझने वाले हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सा है ये, कि यह कुंडली के सिरों पर जो लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। वोल्टेज सुग्राह्यता आपका हो जाता है वी एस बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में वी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी आर। सी जो आपका होता है ये आपका तो पहले से ही पता है कि मरोड़ दृढ़ता होती है। आर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुंडली का प्रतिरोध है। बाकी एन तो आपको कुछ पता ही है कि एन आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या, ए आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, सी आपका मरोड़ दृढ़ता, और आपका होता है कुंडली का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता जो होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस पेज पर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, उसको हम लोगों ने सबसे अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा वोल्टेज सुग्राह्यता। तो दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये। तो इसे नोट करो आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट नियम होता है ये आपका। दो नियम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या है, हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में, 20 में, 22 में, 23 में 4 बार लगातार पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका प्रथम नियम होता है उसमें हम लोग बता सकते हैं, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी कुंडली में संबद्ध यानी किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वह आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी कि डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ई आपका हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती माइनस डी फाई अपान में डी टी, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस में डी फाई अपान में डी टी। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। जहां पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, ये आपका यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक है वो आपका फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके आगे आप इसमें बता सकते हैं कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है, यानी कि किसी अगर मान लीजिए परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो एन है, एन फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा माइनस में एन डी फाई अपान में डी टी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है और जिसमें तार की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है वो आपकी एन है, तब फॉर्मूला आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो प्रथम नियम था उसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे नोट करोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना तब तक, कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान जो आपका होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। यहाँ पर आपका ई समानुपाती आपका माइनस डी फाई अपान में डी टी हो जाता है, और यह आपका इस प्रकार से हो जाता है ई बराबर माइनस डी फाई अपान में डी टी। जहाँ पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह होता है या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है।
आगे आप लोगों ने बताया था कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो n फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा E बराबर माइनस n d∅/dt। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसमें जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम थे, प्रथम नियम तो मैंने आपको समझा दिया है, द्वितीय नियम क्या हो जाता है उसे भी आइए देख लेते हैं। तो द्वितीय नियम में आप लोग बता सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा इसका ये है परिभाषा कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ भी गए होंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण के कारण वह स्वयं ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो नियम थे वो नियम मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। प्रथम नियम पहले आपको बताया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर द्वितीय नियम को भी देख लिया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों नियम एक साथ में भी पूछा जा सकते हैं 2 और 3 नंबर के लिए, और आपका अलग अलग भी पूछा जा सकता है 1 और 2 नंबर के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 1 नंबर में आएगा तभी आप लोग कर पाओगे आराम से यदि आप लोग पढ़े रहोगे, और 2 नंबर में आएगा तब भी कर पाओगे, और अगर 3 नंबर में भी आ जाता है दोनों को एक साथ में तब भी आप लोग कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, केवल वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है चीज़ों को, तभी आप लोग कर। सबसे पहले हटा देता हूँ। तो इस अगला प्रश्न होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की तीनों परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। हम लोग को क्या बताना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की जो तीनों परिकल्पनाएं थी उनको हम लोग को लिखना है और साथ ही में उनको समझाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 9 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कह सकते हैं कि 7 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की जो 3 परिकल्पनाएं थी वो कौन-कौन सी थी, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 7-8 बार पूछा गया तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखना शुरू कर देते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा कि सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रही कमियों को दूर किया, और इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने निम्न 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। यानी कि जो नील बोर थे उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां रह गई थी उनको कमियों को दूर किया, और इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने 3 परिकल्पनाएं दी। और कौन-कौन सी परिकल्पनाएं हैं आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं। इसमें उनकी जो पहली परिकल्पना थी वो आपकी थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया, यानी कि इस प्रकार से जो चित्र है इसमें परमाणु के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। इन कक्षाओं को हम लोग के एल एम एन अक्षरों या फिर संख्याओं 1 2 3 4 से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। ये इस प्रकार से क्या है, कह सकते हैं कि एक परमाणु का ऊर्जा स्तर इस प्रकार से होता है, जिसमें आप लोग बता सकते हैं बीच में आपका ये नाभिक है। फिर आपका इसमें हो जाता है, इसमें जो अगला होता है आपका हो जाता है के कक्ष जो आपका N1 होता है। फिर आपका एल कक्ष हो जाता है जो आपका N2 होता है। फिर आपका यहाँ पर एम कक्ष हो जाता है जो आपका N3 होता है, और फिर आपका नियन कक्ष हो जाता है जो कि आपका N4। इस प्रकार से आपका क्या होता है, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम इसमें दूसरा जो परिकल्पना है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहली परिकल्पना को आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसमें दूसरी कौन सी परिकल्पना है उसको भी आइए समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग MBR का जो मान होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग MBR का जो मान होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि
MbR बराबर आपका क्या हो जाएगा NH/2 पाई। जहाँ पर जो आपका n होता है, n आपका एक पूर्णांक है, जहाँ अर्थात यानी कि n का जो मान होगा 1 2 3 4 ऐसे ही हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे भी आपने समझ लिया होगा। आगे आप इसमें बताएंगे कि जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोहर ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने दूसरा पॉइंट जो था उसे भी समझ लिया है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के लिए आएगा, उससे कम में ये नहीं आएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है। यानी कि आपका हो जाएगा डेल्टा ई बराबर आपका हो जाएगा E2 माइनस E1 बराबर hc/λ। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जहां पर जो आपका E2 बराबर n बराबर 2 है, यानी कि इस स्तर की जो ऊर्जा होगी, फिर आपका क्या हो जाएगा E1 बराबर n बराबर 1 आपका जो होगा वो इस स्तर की ऊर्जा की कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बोर की जो 3 परिकल्पनाएं थी उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में 7-8 बार पूछा गया, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को इसमें रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है और साथ ही में उसकी कमी को भी बताना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में, 19 में, 20 में, 23 में 3-4 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आखिर क्या था, उसकी व्याख्या हम लोग को बतानी है और साथ ही में इनकी कमियों को भी यहाँ पर उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। आगे हम बता सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल जो ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। फिर इनकी अगली पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसे तो समझ लिया है। अब हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं, वहां पर हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग नोट कर लिया होगा और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं रदरफोर्ड की मॉडल की जो कमियां थी उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में उनकी जो कमी थी उसको समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्र त्वरण होता है और वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण जो आपका होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अर्थात यानी कि अतः आप लोग बता सकते हो कि अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास होने से उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होती है वो लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। इस प्रकार परमाणु स्थायित्व नहीं रह सकता है। यही उनकी कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की। कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि परमाणु के स्थायित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हो और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें भी हम लोग को इसमें बतानी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 2005 में, 6 में, 9 में, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में,
20 में, 22 में, 23 में, यानी कह सकते हैं आप लोग कि 3 3 6 7 8 9 10 11 12 बार पूछा गया आपकी बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, साथ ही में प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त भी हम लोग को इसमें बतानी है। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देख लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, यानी कि कोई दो समान आवृत्ति की आवाज तरंगे हों जिनकी जो आयाम हो समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, और कुछ स्थानों पर तीव्रता जो आपकी होगी वो न्यूनतम अथवा लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो बहुत ही अधिकतम होगी। और प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। इस प्रकार से व्यतिकरण से क्या समझते हो आप लोग, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर 2 पॉइंट और बताना चाहो तो बता सकते हो कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर प्राप्त व्यतिकरण को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जिन स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन स्थानों पर जो व्यतिकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। और जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उन स्थानों पर जो आपका व्यतिकरण होगा वो आपका संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे पीछे बढ़ते हैं और वहां पर प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसमें जो हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, तो उसमें आप बता सकते हैं पहला पॉइंट कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच में जो कालांतर समय हो वो समय के साथ नियत रहे, यानी कि जो कालांतर हो समय के साथ नियत रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें बता सकते हैं कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां होती हैं तथा तरंगदैर्ध्य होता है वो बराबर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, यानी कि जब आप लोग अच्छा व्यतिकरण प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए दोनों तरंगों के जो आयाम होते हैं वो बराबर होने चाहिए। और जो आपका इसमें चौथा और लास्ट पॉइंट होता है कि अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें थी उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2007 में, 8 में, 10 में, 16 में, 22 में, 23 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। तो उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार से डालोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जो समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है, यानी कि मैक्सवेल ने यह चीज बताई कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। यानी कि मैक्सवेल ने यह बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है, यानी कि ये जो तरंग होती है यही तरंग आपकी वैद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। और इस तरंग में वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि तरंग में जो वैद्युत क्षेत्र होता है तथा चुम्बकीय क्षेत्र होता है दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि इसको अगर हम लोग मान लें वैद्युत क्षेत्र और इसको हम लोग क्या मान लें चुंबकीय क्षेत्र और इसको हम लोग क्या मान लें तरंग संचरण की दिशा मान लें, तो ये क्या होता है तीनों आपस में एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप लोग बना करके रेखा चित्र बता भी सकते हो। और साथ ही में वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उसके बारे में इस प्रकार से आप बताओगे कि समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग जो आपका होता है यह तरंग ही आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था यह कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है इसमें
क्वेश्चन आपका होता है अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अर्धचालक क्या है और साथ ही में हम लोग को बताना है नैज अर्धचालक और साथ ही में बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है, उसको भी हम लोग को एक बार समझना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक में बताओगे आप लोग यानी कि वह ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, बता सकते हो आप लोग अर्धचालक कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वह ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है आपके अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण में बताते हो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि आपके अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो अब आइए हम समझ लेते हैं नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है, उसको आइए हम समझ लेते हैं। तो नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप लोग नैज अर्धचालक में बताओगे कि इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है और बाह्य चालक में आप लोग बताओगे कि इसमें एल्युमिनियम, बोरान, विस्मित पदार्थों को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया नैज अर्धचालक में और बाह्य अर्धचालक में कि नैज अर्धचालक में आप बताओगे कि इसमें कोई आपका अपद्रव्य नहीं मिला होता है। वहीं पर यदि हम लोग बाह्य अर्धचालक की बात करेंगे तो इसमें आपका एल्युमिनियम, बोरान, विस्मित पदार्थों को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया। नैज अर्धचालक में आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, यानी कि नैज अर्धचालक का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। वहीं पर बाह्य अर्धचालक का कह सकते हैं आप लोग इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कि अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है, उससे मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ तक देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।